अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाजरीन, सियासत की प्याली में हम देख रहे हैं कि इस वक्त तूफान बरपा है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है, जहां पर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब मुस्ताफी हो गए हैं और तहरीक इंसाफ एक बड़े धड़े की अलहदगी की बास गश्त सुनाई दे रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में मजीद उलझनों और परेशानियों का शिकार हो सकती है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे हुकूमत के पहले 100 दिनों की परफॉर्मेंस की, जिसमें हुकूमत ने कितनी कामयाबी हासिल की और अवाम को कितना रिलीफ मिला। क्या हुकूमत की डायरेक्शन इस वक्त दुरुस्त है? और IMF की जानिब से जो डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें भी निकाल दी, तो ये सारी सिचुएशन किस तरफ को जाती हुई दिखा रही है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अवाम का इस वक्त एक ही मुतालबा है कि अब हकीकी मसीहा आ जाना चाहिए, हमारी मुश्किलात को कम कर देना चाहिए। तो अपने पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार है माजिद निजामी साहब, सीनियर तज्जियाकार होंगे नजम अली साहब, और एंकर पर्सन है सीनियर तज्जियाकार है समीना पाशा साहिबा। नजम अली साहब, सिचुएशन आपके सामने, क्या लगता है कि अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरों की बाज़गश्त हो रही है, तो क्या लगता है कि PTI को मजीद मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में? और जो कि अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें चल रही हैं, उनमें कितनी सदाकत आप देख रहे हैं? देखिए, ये सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना ही है, माजी में भी होता आया। वो तमाम जमातें जो कि रियासत से टकराती हैं और रियासती इदारों से टकराती हैं, उनके साथ ये सब कुछ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब उसी किस्म के एक फेज़ से गुजर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेंगे, आपस में इख्तलाफात भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो मुखालफिन से मिले हुए होंगे, रियासती कुव्वतों से मिले हुए होंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ देखने वाली ये है कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, इमरान खान खुद किस तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। मुझे माजरत के साथ कहना है कि PTI ने जो ख़ास तौर पे जो अभी अमरीकी करारदाद आई और जो मुतालबा किया गया और जिस किस्म का जो मुतालबा ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान के इंतखाबात की तहकीकात करवाई जाएँ, इससे पहले साइफ़र भी था, साइफ़र मुदाखलत थी और ये करारदाद मुदाखलत नहीं थी। ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करेगा आगे जाकर मज़ीद। इसलिए भी करेगा कि मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए शायद भारत से ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जा रही है। भारत वो सब कुछ नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया। भारत हमारी यूथ को इतना बदतमीज़ नहीं बना सकता था, अपने बड़ों का इतना गुस्ताख नहीं बना सकता था जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दिया। भारत यहाँ पर 1965 में नहीं कर सका, 9 मई नहीं कर सका, 9 मई खुद नहीं कर सका, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करवा दिया। और भारत जो था वो IMF को नहीं कह सकता था, वर्ल्ड बैंक को नहीं कह सकता था कि हमें कर्ज ना दो, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सब कुछ कर दिया। इसी तरह आगे आप बढ़ते चले आए, इतने जितने मामला आते हैं, CPEC को रुकवाने को देख लें, CPEC को भारत नहीं रुकवा सकता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुकवा दिया। अब ये जो करारदाद आई, इसमें इसकी जो मुखालफत कौमी असम्बली में की गई और जिस तरह वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से, गजा के हवाले से जो डिमांड शामिल थी, उनको भी मुस्तरद कर दिया गया। क्या मैसेज दिया गया? तो मुश्किलात तो उनके लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही रहेगी जिसमें इमरान खान खुद होंगे और जो उनके साथ अटैच होगा। इससे हटकर नीचे धड़ेबंदी होती रहे, लड़ाई होती रहे, आखिर में इमरान खान साहब जिस पर हाथ रख देंगे वही तहरीक इंसाफ, चाहे वो शिबली फराज हों, चाहे वो अब देखें ना अपना वो जो अपना साबिक वज़ीर इत्तलात थे हमारे फवाद चौधरी साहब बड़ी हाथ पैर मार रहे हैं वापस आने के लिए। अब दूसरी तरफ से हामिद खान साहब जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, टका के मुखालफत कर रहे हैं। तीसरी तरफ शिबली फराज साहब अपनी जगह पर मौजूद हैं, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत अपनी जगह पर मौजूद है। सारी जो है एक जूतियों में दाल बट रही, क्योंकि आपने पार्टी नापुख्ता कार लोगों के हवाले कर दी, आपने सियासी लोगों को सियासी मुशावरत में लेकर नहीं चले। चेयरमैन आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? समीना पाशा साहिबा, आपने भी गुफ्तगू सुने नजम अली साहब की, वो कह रहे हैं कि सारा कुछ PTI का किया कराया है, PTI के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। पहले तो इस पर भी आप कमेंट कर दीजिए और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि बानी PTI की तरफ से कोई लचक का मुजाहिरा किया जाएगा, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? जी शुक्रिया महा। मुझे तो गुफ्तगू सुन के ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और सब बहुत एक दूसरे के साथ
इज्जत और एहतराम से पेश आते थे और कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि गाली नाम का भी कोई लफ्ज होता है, और ये अचानक सब कुछ रिवील हुआ है। तो देखिए मेरा ख्याल है हक़ाइक़ से चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। सबको मालूम है 80s 90s में कैसी सहाफत होती रही है, कैसी सियासत होती रही है, और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती रही है असेंबलियों में, और कैसे कैसे एक दूसरे के खिलाफ किरदार कुशी की जाती रही है। मुझे उसमें जाना नहीं है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक पहलू है हमारी सियासत का, जो पहले भी था, जो अब भी है, जो नहीं होना चाहिए, जो हर जमात की तरफ से है, जो नहीं होना चाहिए। पहले तो ये चीज, बाकी जो ये बात अगर हम कहें कि जी किसी की तर्ज सियासत से बिल्कुल इख्तिलाफ है, उसकी राय से भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी सियासी जमात को हम मुल्क दुश्मन को बहरहाल डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त वोट हासिल है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फिर ये जमात या इसके लीडर मुल्क दुश्मन है, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर उनको, उनका साथ देने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनको वोट करने वाले, वो तब से क्या मुल्क दुश्मन है? क्या आप अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि कौन मुल्क के साथ सगा है और कौन मुल्क के साथ सगा नहीं है, कौन मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है? तो देखिए, हमें मेरा ख्याल है थोड़ी संजीदगी और मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, एक हकीकत है। एक सूबे में उसकी हुकूमत है, 2 सूबों में वो बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर इस वक्त मौजूद है, अगरचे कि अभी जो फॉर्म 47, 45 के मामला है वो अपनी जगह, लेकिन अगर फॉर्म 47 के मुताबिक भी देख लें तो वो इस वक्त भी पाकिस्तान ज्यादातर जेस्चर यही जा रहा है कि गालम गलोच का जो कल्चर है वो फिरोग दिया गया है ज्यादातर पीटीआई की तरफ से। आज भी पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं तो रोकना है ना। अगर ये गालम गलोच, उसकी तनकीद बराए तनकीद हो रही है, तनकीद बराए इस्लाह का जो माहौल है वो पैदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, मैं तो प्लेनली आपको कह चुकी हूँ कि ये हर जमात की तरफ से है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या क्या नहीं कहते रहे हैं पंजाब असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी, क्या क्या कुछ नहीं होता रहा है। मुझे वो बातें रिपीट करने का ना तो शौक है और ना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हक़ाइक़ सबको पता है। वहाँ पर भी क्या कुछ कहते रहे हैं, ख़वातीन के लिए किस किस्म के रिमार्क्स आते रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि पीटीआई नहीं कहती, पीटीआई के भी लीडर्स की तरफ से कहा जाता है। और जहाँ तक अगर आप वोटर से वोटर की बात करें तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से मामला है कि आप देख लें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोटर से वोटर बहुत गलत और बातें और बड़ी नाजायज तनकीद करता नजर आते हैं, और PMLN के भी अब इससे मुस्तस्ना नहीं है। बल्कि मुझे हैरत इस बात पर होती है कि जो ज्यादा गालम गलोच करने वाले अकाउंट्स हैं उनको मरियम नवाज साहिबा लीडरशिप खुद फॉलो करती है। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात है कि आप, चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है कि कोई वोटर सपोर्टर अपनी मर्जी से आके किसी को फॉलो करे, गाली दे, उसको मेरी बात नहीं पसंद आई, वो कुछ कह दे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगर वो 1000-1500 फॉलोअर्स वाला छोटा सा एक अकाउंट हो और उसको मरियम नवाज फॉलो कर रही हो, तो मेरे लिए अलबत्ता ये जरूर एक हैरत अंगेज बात है। तो इसमें इस तमाम में तो खैर सब एक जैसे हैं, इसलिए इसके ऊपर हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तमाम जमातों को चाहिए तमाम जमातों को चाहिए कि इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और मुल्क की कौमी मफाद के लिए मिलकर बैठे। माजिद निज़ामी साहब, आप भी गुफ्तगू सुने, समीना पाशा ही फरमा रही कि तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा और इस कल्चर को ख़त्म करना होगा जो गालम गलोच और शोर शराबा, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्रिटिसाइज़ करना है तो एक बेहतर अंदाज में किया जा सकता है, गालम गलोच को एक साइड पर रखकर। सर, ये जो कल्चर शुरू हो चुका हुआ है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और बानी PTI के बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में उनके कितना वो लचक का मुजाहिरा कर सकते हैं? क्या मुज़ाकरात की तरफ वो आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये दोनों इंतहाई अहम मौज़ूआत इसलिए भी है कि जब हम कौम के अखलाकियात की बात करते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि हमें हर शोबे के अंदर जवाल ही नज़र आता है, और ये सोशल मीडिया भी उसी का आकाश है। और इसमें मज़ीद अफसोसनाक अमर ये है कि कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब हम बात करते हैं कौमी इत्तेफाक राय की, तो उसमें फिर तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक कदम पीछे हटना होता है। तो हम डी एस्केलेशन कहते हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। लेकिन जब ये मामला ऐसे चलेगा कि जब सियासी जमातें एक दूसरे के गुनाह तो बताएंगे लेकिन अपने गुनाहों की बात नहीं करेंगे तो ये डेडलॉक की कैफियत बरकरार रहेगी। और इसी वजह से अब इस वक्त सियासी माहौल में हमें कोई शाह अहमद नूरानी, काजी हुसैन अहमद, नवाबजादा नसरुल्ला, इन जैसे बड़े नाम नजर नहीं आते जो सियासत के अंदर कंसेंसस पैदा कर सकें। तो ये इसी वजह से ये एक कलेक्टिव चीज है कि जिसमें आप किसी को मुर्दे इल्जाम एक को नहीं ठहरा सकते। जब इससे आगे निकलना है
या एक बेहतर सूरत हाल की तरफ जाना है तो हमें अपनी गलतियों को मानते हुए आगे बढ़ना होगा। ये बड़ा आसान होता है कि उसने ये किया, उसने ये किया, हमारा परसेंटेज कम है, उसका परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन उससे डेडलॉक की कैफियत बरकरार रहती है। और इस वक्त भी पाकिस्तानी सियासत में यही है कि पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ पर मुफाहमत की बात करने वाले को, इत्तेदाल की बात करने वाले को नापसंद किया जाता है। और सियासी जमातों के अंदर भी वो लोग कॉर्नर हो चुके हैं। वही लोग सामने आते हैं कि जो बढ़ चढ़ के बात करें, तनकीद करें, कुछ ना कुछ गालम गलोच भी पसंद की जाती है। तो ये जब हम इन चीजों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, जब हम इनको एक कलेक्टिव पिक्चर में देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये इत्तफाक़े राय, मुफाहिमत, ये सारे अल्फाज सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे अभी तक प्रैक्टिकली मुस्तक़बिल करीब में इन सारी चीजों का इम्कान नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और माजिद साहब, यही तो सूरत हाल बनी ना जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुफाहमत का हाथ आगे बढ़ाया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि आए एक टेबल पर बैठकर हम मुज़ाकरात करने की कोशिश करते तो उनका मजाक बना दिया जाता है। नजम वली साहब, अब यही माजिद निज़ामी साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी गलती को मानकर, अपनी अना को एक साइड पर रखकर कौम के बारे में सोचना होगा। मैं समीना की बात से और माजिद दोनों की बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये गाली गलोच का कल्चर किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। ये कोई ये नहीं कह सकते कि सिर्फ PTI करती है और मुस्लिम लीग नून वाले कोई हाजी नवाजी बैठे हुए हैं, या इवन मैं आपको बड़ी माजरत के साथ बताऊं कि ये कल्चर तो मुझे जमात इस्लामी में भी नज़र आता है, ये कल्चर मुझे TLP में भी नज़र आता है, ये कल्चर मुझे हर जगह पे नज़र आता है। लेकिन बहरहाल एक बढ़ोतरी जो जहाँ से होती है वो अपनी जगह पर मौजूद है, फेक अकाउंट्स जहाँ से बनते हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। हम सबको जो है इसका मिल के रोकना होगा। मुझे तो लगता है कि शायद जब हुकूमत ये बात करती है कि हमें कोई आपस में मिसाक मईशत करना चाहिए, मिसाक जमहूरियत करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा पहले हमें एक मिसाक इखलाकियात जो है वो करना पड़ेगा। और जहाँ तक आप मुफाहमत की बात कर रही हैं, मैं आपको बड़ी आज ही इस वक्त डिस्कस हो रहा है बहुत ज़्यादा, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर बानी PTI इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। तो उससे बहुत सारे लोग ये भी अंदाज़ा ले रहे हैं कि शायद बैक एंड पे कोई ऐसी चीज़ पक रही है कि बानी PTI बाहर आ सकते हैं। बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का ये ख्वाब है कि वो बाहर आएँ, वो उन्हें मुर्शद भी कहते हैं, वो अपने मुर्शद को देखना भी चाहते हैं, वो उनको उनकी तकरीरें, वो बहुत अच्छा मज़े का कंटेंट देते थे रोज़ाना, उससे महरूम हुए हैं, वो वापस आएँ। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डील हो रही है और शायद इसके लिए बात कोई हुकूमत के लिए ख़तरा भी हो सकता है। मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात बता दूँ, इमरान खान साहब अडयाला में रहें, इमरान खान साहब बनी गाला में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ईवान वज़ीर आज़म में थे तो वहाँ से जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आनी थी वो आई, उन्होंने कोई तोप नहीं चला ली वहाँ बैठ के, उनको निकलना पड़ा वहाँ से अपनी उस डायरी को लेकर जिसमें साइफ़र, उसमें जिसमें तोशा खाना वगैरह का सारा रिकॉर्ड था, वो सारी डायरी लेके निकलना पड़ा उनको वहाँ से। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको, उसके बाद वो बनी गाला में रहे या वो जमान पार्क में रहे, उन्होंने लॉन्ग मार्च करके देख लिए, उन्होंने रोज़ खिताब करके देख लिए, उन्होंने सारा कुछ, क्या फ़र्क पड़ा? कौन सी तोप चली, कौन सा आसमान गिर पड़ा? PTI आई रोज़ मकबूलियत पकड़ती जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द मोस्ट पॉपुलर जमात बनती जा रही है। परसेप्शन जो भी बना दें, परसेप्शन जो भी बना दें आप, परसेप्शन जो भी बना दें, असल चीज़ तो इंतखाबात के नताइज हैं, कोई माने या ना माने। आज तक किसी ने इंतखाबात के नताइज नहीं माने और वो बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई मकबूल जमात है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी मकबूल जमातें हैं। उन्होंने हुकूमत बनाई है। अगर कोई फार्म 45 और 47 की बात करता है उसको हक है वो करे बात, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई पहले 35 पेंचर का भी तो एक बड़ा हवा खड़ा किया गया था ना, खड़ा करें, वो बात करें, ज़रूर करें, अपने वोटर को भी मुतमईन करना है, सारा कुछ करना है उन्होंने, वो ज़रूर करें। लेकिन असल बात यह है कि जब दोबारा गिनती हुई बहुत सारी सीटों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हलीफ जमात इस्लामी 12 सीटें हार गई, मजीद हार गई। ऐसी बात नहीं है, ये अभी तो सारे फार्म 45 मंगवाए गए हैं, शायद मरीम नवाज़ के हल्के के भी मंगवाए गए हैं। मुझे खुशी होगी वहाँ पर फार्म 45 पेश करें, गिनती हो, फेयर हो। हम क्यों इसकी मुखालफत करेंगे कि जो जीता हुआ वो उसको हरा दिया जाए? हम कभी इसकी हमायत नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ मौजूद है इस सिस्टम को चलना है,
इस वक्त असल मसला मईशत का है, इस वक्त असल मसला महंगाई का है, इस वक्त असल मसला बिजली के बिलों का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मसला नहीं है ना कि इन मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही, हमें और चीजों में उलझाया हुआ है, लड़ाई पे मसरूफ है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपने डिस्कशन को दोबारा से जारी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी को भी हम डिस्कस करेंगे। अवाम कितना मुतमईन दिखा रहे हैं और अवाम की कौन सी तवक्कुआत हैं जो अभी पूरी हो चुकी हैं और बाकी यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि अभी तो अवाम की बहुत सी तवक्कुआत हैं। बिजली के मसाइल हैं और महंगाई के मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। इस पर समीना पाशा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। इस मामले पर आप कैसे देख रही हैं? अवाम की तरफ से जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, और इस हुकूमत की 100 रोज़ा परफॉर्मेंस को आप कैसे कहेंगी? मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। पहले एक दो चीजें बड़ी अच्छी कही हैं नजम भाई ने, जरा उन पे जरूर कमेंट करना चाहूंगी। केजरीवाल ने कहा कि जी कोई खौफ नहीं है, इमरान खान बाहर आके तो क्या चला लेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% इस बात से एग्री करती हूँ कि वो 2 साल पहले भी बाहर थे तो क्या उन्होंने कर लिया था ऐसा जो कि इनकी हुकूमत गिरा तो नहीं पाए थे, 16 महीने पूरे किए थे उन्होंने। लेकिन क्या करें जनाब, इसी हुकूमत के अपने गुजरा लरसते हैं, फिर टीवी पे आकर कहते हैं कि ओहो हम तो अभी और ढूंढ रहे हैं, इधर उधर से कोई ना कोई केस तलाश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ बना ही लेंगे कि किसी तरह उन्हें अंदर रखा जा सके। तो इससे तो ये अंदाजा होता है कि जब हुकूमत जानबूझकर कुछ ना कुछ तलाश कर रही है तो कहीं खौफजदा तो है। दूसरी जो चीज है आपने की फॉर्म 45-47 की, तो भाई ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 100% हर कोई ये चाहता है कि ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, वहां पर फैसले होने चाहिए। लेकिन फिर क्या करें कि वही PMLN के लोग भागे फिर भाग जाते हैं अदालतों के पास। वो जी देखिए ये कितने गलत जज हैं, इन्होंने हमसे फॉर्म 45 मंगवा लिए हैं। भाई आपसे मंगवा लिया, आपके पास है, आप जेन्युइन जीते हुए लाके आगे रखें और साबित करें कि जनाब देखिए हम जीते हुए, बल्कि ठोक बजा के आना चाहिए। उन्हें तो खुद कहना चाहिए कि हमारी जीत को भाई बिल्कुल एक वैलिडेशन मिलनी चाहिए। ये चले जाते हैं कि वो ये बड़ी तेज कार्रवाई कर रहे हैं, वो इन्हें रोके, ये क्यों मंगवा रहे हैं, फिर उस पर बात नहीं बनती तो फिर ऑर्डिनेंस आते हैं, फिर कानून साजियां होती हैं। तो ये अब देखिए ना, इससे तो फिर ये लगता है कि कहीं बात जो है वो चाहते नहीं कि किसी तरफ लगे। बाकी जो आपने परफॉर्मेंस की बात है, तो आप बड़ा आसान है परफॉर्मेंस जानना। अपने घर जाइए, जाके जरा बिजली का बिल उठा के देख लीजिए, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आप जाएं जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आप निकलिए, जाके जरा थोड़ी सी ग्रॉसरी करें, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आपको हर जगह पर परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आप सिफारती ताल्लुकात में देख लीजिए, 2 साल से इधर उधर भागे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, 1 टका किसी ने इनको नहीं दिया, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके। टांग के बड़ी मुश्किल से IMF से कोई कर्जा है थोड़ा बहुत, वो भी जाके मिलते तरले करके कुछ PTI ने भी सपोर्ट किया तो उन्होंने दे दिया। अदरवाइज आपने क्या अचीव किया अभी तक? कौन से बड़े मुल्कों के यहाँ पर दौरे होते फिर रहे हैं? कोई आपके पास शहजादा साहब ने आना था, वो तक नहीं आपकी वजह से आ रहे थे। आप अपने मुल्क को ठीक करें। हर मुल्क आके आपको ये समझा रहा है कि भाई अपना मुल्क इन ऑर्डर करो पहले, फिर बात करना इन्वेस्टमेंट की, फिर बात करना। तो ये परफॉर्मेंस है इनकी और अपनी परफॉर्मेंस। लेकिन समीना साहब, हमारा अलमिया ये भी तो है ना कि हर हुकूमत गुज़श्ता दौरे हुकूमत पर मलबा डाल देती है कि ये महंगाई गुज़श्ता दौरे हुकूमत के किए गए इकदाम की वजह से और पिछले 2 साल से तो यही चल रहे हैं। गुज़श्ता भी इन्हीं की थी, उससे 3 साल पहले फिर उन्हीं की सबकी हुकूमतें थी, तो ये कितना मलबा डालेंगे। लेकिन बात ये है कि आप चलिए वो तो कर गए, उन्होंने खराब किया, मान लिया। भाई आप तो पिछले 2 साल से आए हुए ना, ठीक करके देते। आपने क्या ठीक किया? ये ठीक किया कि 150 का पेट्रोल आप 300 पे ले गए और फिर 30 रुपए कम करके अब हमें भंगड़े डाल के दिखा रहे हैं कि जी बहुत सस्ता कर दिया हमने। ये आपने ठीक किया। आप कहां से कहां रेट्स ले गए हैं हर चीज के। डॉलर का आप देख लें, आटे का देख लें, फिर उसके बाद 5-4 रुपए कमी करके आप हमें सुनाते हैं कि जी बहुत अच्छा कर दिया। किसान का गला घोट दिया, गंदम सस्ती कर दी। बाद में पता चलेगा, अगले साल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, जरूर प्रोग्राम में बुलाइएगा, फिर देखेंगे कि गंदम का क्या सूरत हाल होती है। आपकी इसी 2 महीने के 2-4 महीने की ये जो 100 दिनों की हुकूमत है, इसके अंदर गंदम स्कैंडल आ गया है, दुबई लीक्स आ गई है। क्या किया है आपकी इस हुकूमत में? कहीं पे कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। इत्तेफाकी राय कहीं पर है। समीना साहब, माजिद निज़ामी साहब को भी उनका स्टांस भी ले लेते हैं। सबसे जरूरी चीज ये थी कि कुछ काम आएगा
वो क्या आया है कि आपका हर दूसरा मुल्क आके आपको कह रहा है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल माजिद निज़ामी साहब, पहले तो वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो कहा गया है कि बानी पीटीआई की रिहाई से गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं, आपको वाकई लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेखौफ है बानी पीटीआई अगर रिहा होते भी हैं? और दूसरा ये कि 100 रोज़ा कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे, क्या प्लस पॉइंट्स रहे और अवाम कितना मुतमईन दिखाई दे रहे हैं हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से? जी, ख्वाजा आसिफ के बयान से मुतल्लिक मेरी राय कुछ इस तरह से है कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमतों के आने जाने का इन्हिसार ज़्यादातर अक्सर इन्हीं मामलात पर ही होता है। तो इसलिए इस चीज़ को सामने रखते हुए जब हम ये सारे मंजरनामे को देखते हैं तो उसमें फिक्र और परेशानी की कैफियत नजर नहीं आती। तो दूसरी तरफ मामला इमरान खान साहब का भी यही है कि हमारे यहाँ पर चूंकि कमजोर अदालती निज़ाम है कि जिसकी गैर जानिबदारी और शफाफियत पर खासे सवालिया निशान होते हैं, इसलिए ये जो मुकदमात खा वो मियां नवाज शरीफ पे चले हों या इमरान खान साहब पे जो चल रहे हों, इसका ताल्लुक उस सियासी शख्सियत के रियासत से ताल्लुकात पर होता है। मेरी ये राय गैर मकबूल भी हो सकती है। मुकदमात के मेरिट्स और डीमेरिट्स को मैं देखने की बजाय इस चीज़ पे नज़र रखता हूँ कि रियासती इदारों से उस सियासतदान के ताल्लुकात कैसे हैं। अगर उनमें मद्दोजज़र रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं मुकदमात का शिकार रहेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में कोई कमी होगी। ये बात दुरुस्त है कि हो सकता है उन्हें रिहाई मिल जाए, अडयाला से निकाल के बनी गाला में नजर बंद कर दिया जाए, लेकिन इससे आगे बढ़कर मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अब रही बात 100 रोज़ा कारकर्दगी की, तो ये एक बड़ा दिलचस्प फिनोमिना पिछले कुछ साल से पाकिस्तानी सियासत में आया है कि परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मिलना खासा कम हो गया है। अगर हम इलेक्शन की साइंस को देखें तो गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में इस चीज़ में खासी कमी आई है कि लोग परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट देते हैं, इसलिए सियासी जमातों की स्ट्रेटजी चेंज भी हुई है। अब मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल दूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के किसी वोटर ने उस्मान बुज़दार की नाअहली को या उनकी बैड गवर्नेंस को याद नहीं किया। वोटिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, तो इसलिए ये कहना कि 100 रोज़ा कारकर्दगी की बुनियाद पर या हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको वोट मिलेंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त स्पेशली मिडिल क्लास खासी मुश्किलात का शिकार है। अभी जो नए टैक्सेस लगे हैं, सैलरीड क्लास उससे मुश्किल का शिकार हुई है। दूध से लेके बाकी तमाम अशिया पर, अद्वियात पे जो टैक्सेस है, उससे महंगाई का एक तूफान आएगा जिसको अभी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारी तवज्जो गंदम पर है, हमारी तवज्जो इस हवाले से पेट्रोल की प्राइसेस पे है, बिजली की कीमतों पे है, लेकिन ये जो सेल्स टैक्स के हवाले से जो इक़दामात किए गए हैं, इससे मजमूई तौर पर मुआशरे के अंदर महंगाई की एक लहर देखने में आएगी। उसकी वजह ये कि दूध हो, अद्वियात हो, बाकी तमाम चीजें हो, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, जो यही देख रहे हैं कि अब टैक्स पर टैक्स लगेगा और आवाम मजीद परेशानियों में घिरती हुई हमें नजर आएगी। नजम अली साहब, जैसे कि हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि माजिद साहब कह रहे हैं कि अब ये वाला जो सिस्टम है, क्राइटेरिया खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, परफॉर्मेंस के बेस पर वोट। लेकिन आवाम को अगर हम देखें, आवाम इस वक्त पीसी हुई दिखाई दे रही है, वो टैक्स के बोझ तले मजीद दबती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इन हालात को काबू करते हुए दिखाई दे रही है? मैं ज़ाती तौर पे माजिद साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। महंगाई हुई है, बिजली के बिल बड़े हैं, और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों ने तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, राशिद महमूद साहब बड़े सीनियर अदाकार हैं, उन्होंने जो वीडियो जारी की है, यकीन करें मेरा तो दिल उससे हिला के रख दिया, मुझे दुखी कर दिया। मैं कैसे इनकार करूं कि महंगाई नहीं है, महंगाई हुई है। इसमें कौन जिम्मेदार है? वो माजिद भी जानते हैं, समीना भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इसको आप रहने दें। लेकिन जहाँ तक 100 दिन की कारकर्दगी, हमें कहीं ना कहीं तो गवर्नेंस पे जाना है, हमें कहीं ना कहीं तो बात करनी है। और
मैं इस वक्त समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए, शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त अपोजिशन PTI नहीं है। मैटर नहीं करती PTI, कहीं पे कोई उसकी हैसियत नहीं है, कोई एहतजाज नहीं कर पा रही, वो कहीं पर वो कोई मुस्बत अपोजिशन, पार्लिमानी अपोजिशन नहीं कर पा रही, कोई रोल नहीं प्ले कर पा रही। PTI नहीं है उसकी अपोजिशन, शहबाज शरीफ की अपोजिशन इस वक्त महंगाई है। तो हमें इसका ख्याल रखना होगा, इसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक 100 दिन की परफॉर्मेंस की बात है तो शायद वो हमें गवर्नेंस पर देखना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्तों को मरियम नवाज की तकरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। जनाब उन्होंने वो प्रेजेंटेशंस दी, कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, बार बार कह रहे हैं मरियम नवाज के हवाले से। एक लंबी तकरीर की, मैं तो बड़ा इस पर बड़ा क्लियर हूँ। अगर आपको लगता है कि मरियम नवाज ने कुछ नहीं किया और इसके बावजूद उन्होंने 2-2.5 घंटे तकरीर करके अपने सिर्फ 100 दिन के इतने प्रोजेक्ट बयान कर दिए और वो कहती हैं कि शायद कोई दूसरा इसको 300 साल में भी ना कर सकता हो, ये उनका क्लेम है, वो सामने है। ठीक है, आपका इतराज अपनी जगह पे। अगर आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज ने डिलीवर नहीं किया, आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज की परफॉर्मेंस नहीं थी, आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, मेरा खुला चैलेंज है, समीना को हो, कोई और जो दोस्त PTI के हैं उनको हो, आप ऐसा करें कि आप अपने वसीम अकरम प्लस को ले आए, उससे कहें कि इससे 1/3 नहीं 1/10 तकरीर करके दिखा दे और बता दे कि इनके साथ 3 साल 8 महीने के प्रोजेक्ट क्या थे, इनके फलाई काम क्या थे। अगर वो 1/10 वो वसीम अकरम प्लस जो हैं, वो बुजदार साहब जो हैं, वो 10वां हिस्सा तकरीर करके बता दें कि उन्होंने अवाम के लिए 3 साल 8 महीने में नया पंजाब कहाँ पे बनाया, नया पाकिस्तान कहाँ पे बनाया, क्या उनके प्रोजेक्ट्स थे, क्या उनका विजन था, वो ऐसी फिल्मबदी तकरीर करके दिखा दें। मैं इनसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद बुजदार साहब की परफॉर्मेंस को बुनियाद, मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ ना, सबसे बड़ा सूबा है, उसको बुनियाद बना के मैं PTI को फेवर करूंगा, उसकी हमायत करूंगा। आप मुझे कहेंगे मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। बुजदार आके डिफेंड कर दे जरा इस तरह कि उसने कुछ 3 साल 8 महीने में किया है, उसमें शायद आप घंटापुर भी डाल लें, उसमें आप महमूद खान भी डालें, ले आए, करके दिखाएं। समीना साहब चैलेंज कर दिया गया नजम अली साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए ओपोजिशन PTI नहीं है, PTI की तो कोई वक़्त ही नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि उस्मान बुजदार चले परफॉर्मेंस नहीं, ऐसी तकरीर भी करके दिखा दे। तो वो तो खुला चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसी तकरीर की है जिसमें मैंने उस्मान बुजदार की किस्से कहानियां आपको या कसीदा गोई की है, तो जरूर आप मुझे चैलेंज करें। उस्मान बुजदार वो खुद है और वो खुद आकर जवाब दें। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो खुद उनकी बहुत सारी चीजों की नाक़िद हूँ और हमने अपने प्रोग्राम्स में हमेशा जब वो थे वज़ीर आला तो हम भी बात करते थे कि भाई उनकी बहुत सारी चीजें। जी, इस पर हम माजिद निज़ामी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे हुकूमत की 100 रोज़ा परफॉर्मेंस को। तो माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से नजम अली साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए ओपोजिशन PTI नहीं है, PTI की तो इस वक्त कोई अहमियत ही नहीं है, वो ना जलसे जुलूस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और अभी हुकूमत का जो मेन टारगेट है वो महंगाई है और हुकूमत की जो ओपोजिशन है वो महंगाई। आपको क्या लगता है कि हुकूमत वाकई में टारगेट समझती है कि हमने आवाम के लिए कोई रिलीफ लेकर आने? जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए स्पेशली ये 5 साल खासे अहम हैं। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ को अगर हम एक तरफ भी रखें तो दोनों जमातों के ऊपर इस चीज का बहुत बोझ है कि वो नई नस्ल के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं कर पाई। लोग उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए कोई फख्र महसूस नहीं करते। हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खासी मेहनत करके अपने ऊपर से वो मौरूसी सियासत के टैग्स हटाए हैं और उन्होंने सियासत में कम बैक किया है। तो यहाँ पर अगर मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें कोई पजीराई मिले और आवाम उन्हें वोट दें, तो उन्हें अपनी इन स्ट्रेटजीज को तब्दील करना होगा। अभी तक की उनकी हिकमत अमली में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो ये दावा कर सकें कि अगले इलेक्शन के किस तरह की चेंजेस लेकर आनी चाहिए हुकूमत को? अब क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि वो अब लोगों में घुल मिले और लोगों में उतनी पॉपुलैरिटी हासिल करे जितनी की PTI हासिल कर चुकी है? जी, इसके लिए बड़े बुनियादी इक़दामात की जरूरत है। ये जो बुलंदो बांग दावे हैं, एयर एम्बुलेंस लॉन्च करने से बेहतर है कि आप पंजाब के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं उनकी हालत जार को बेहतर कर दें।
नए हॉस्पिटल लॉन्च करने से बेहतर है कि आपकी जो ऑलरेडी मौजूद अस्पताल हैं उनके अंदर सहूलियात बेहतर हो, उनके ऑपरेशन थिएटर्स काम कर रहे हो। गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है? गुड गवर्नेंस में आपने कुछ नया मुतारिफ नहीं करवाना होता, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में आपने अपनी तमाम चीजों को ठीक करना होता है। ठीक है। क्या लाहौर शहर के तमाम माली अपनी ड्यूटी पे आते हैं? क्या पीएचए के तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं? तो लाहौर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर उसके अंदर से 500 या 1000 माली अफसरान के घरों पे काम कर रहा होगा। ठीक है माजिद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए इन दावों से बाहर निकलकर। नजम अली साहब, जैसे कि माजिद साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग उतनी मकबूल जमात नहीं है, उन मकबूलियत हासिल करनी तो कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है। देखें, इस सबसे बुनियादी बात महा आपके सवाल में छुपी हुई है। आपने खुद ही फैसला दे दिया कि पीटीआई बहुत मकबूल है और दूसरी जमातें मकबूल नहीं हैं। हालांकि सीटें उनकी हैं, जी हुकूमत उनकी है, सारा कुछ उनके पास है, लेकिन एक परसेप्शन है कि जनाब पीटीआई जो है वो बहुत पॉपुलर है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कारकर्दगी मैटर ही नहीं करती। बुज़दार की हुकूमत के बाद और इमरान खान की हुकूमत के बाद, नाक़िस तरीन परफॉर्मेंस के बाद अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, लोगों की खिदमत, सिस्टम को बेहतर करना बकवास है। सब झूठ बोलें, टका के बोलें, मुखालफिन की बेइज्जती करें, इस्लाम का इस्तेमाल करें, लोगों की पगड़ियाँ उछालें, धमकियाँ दें, जजों को धमकियां दें, बड़के मारें और उल्टबाजियां लगाएं, पता नहीं कलाबाजियां लगाएं, ये सब कुछ करें तो ठीक होगा। बाकी चीजें तो फिर जो हैं बाकी जरूरत ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है उनकी। ठीक है, क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ झूठ, बेइज्जती, गालियां, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, इसी बेस पर अवामी मकबूलियत हासिल की जा सकती है? परफॉर्मेंस कोई मैटर नहीं करती? नहीं, आप देखिए वो उससे बढ़कर कर रहे हैं। मतलब ऑपोजिशन की खवातीन को आप जेलों से निकलना ही ना दें, 14 मरतबा उन्हें गिरफ्तार करें, घरों पे छापे मारें, 11 अरकान उनके मुअत्तल करा दें सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऑपोजिशन के इजलास में नारे क्यों लगाए हैं मरियम बीबी की तकरीर के दौरान। आप उनके प्रोटोकॉल ले लें, आप उनके साथ पूरी तरह मुखालफत करें, कारोबार तबाह करें मुखालिफिन के, उनको जेलों से ना निकलने दें। तो ये सब भी करना बड़ा जरूरी होता है। सिर्फ ये 9 महीना करें ना समीना, 9 महीने ही करना था ना, नहीं करना था, 9 महीने नहीं करना था। आपकी अपनी वो देखिए ना, आपकी अपनी पुलिस है जो सब कुछ करती फिर नहीं करना था। रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे, रिकॉर्ड नहीं पेश करती, शवाहिद नहीं पेश करती। करें आप तहकीकात, लटकाएं जिनको लटकाना है आपने, जो बेगुनाह है उन्हें रिहा करें, किसी तरह बात तो लगाएं, बात नहीं लगने दे रहे। आज पिछली 5 पेशियों में यास्मीन राशिद साहिबा के केस में रिकॉर्ड पेश नहीं किया पुलिस ने। भाई क्यों नहीं करते? लेके आए ना, रिकॉर्ड पेश करें। आज भी यही सूरत है, आज भी उधर सनम जावेद के केस में भी। तो ये जरूरी है करना कि मुखालिफिन को आप जो वो आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं ना, तुम दो, तो वो अवाम को भी तुम दो, मुखालिफिन को भी तुम दो, मीडिया को भी तुम दो, जजेस को भी तुम दो। ये पॉलिसी है, ये होना चाहिए। जैसे पूरी ओपोजिशन तुन्नी हुई थी, जैसे नवाज शरीफ तुन्ने हुए थे, जैसे मरियम नवाज को जेल में रख लिया गया था, ख्वाजा साद रफीक थे, जैसे राना सनाउल्लाह तुन दिए गए थे। सेहत कार्ड छीन के तुम दो उसको, आवाम को जो है बिल्कुल उसी तरह उसकी जो स्टेशनरी पेंसिल जिस तरह काजी फाइज ईसा को तुन दिया गया था एक रेफरेंस बेच के। चलें जी, ठीक है। इसमें साहब बिल्कुल यही तो है कि जो भी जमात हुकूमत में आती है तो वो अपने असल टारगेट को भूल जाती है। आवाम को रिलीफ देने की जो तवज्जो होती है वो एक साइड पर कर दी जाती है और अपने मुखालिफिन से सिर्फ इंतकाम की सियासत को अपना लिया जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।